आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड? आयोनिक, आयनिक मीन्स आयंस, सिंपल सी बात, which constitutes ions means force of attraction between the ions. अब ions कौन से? oppositely charged ions, because opposite charges attract each other. तो आयनिक बॉन्ड जो है, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the ions together. Now, in this case, we will discuss its formation and conditions for formation of ionic bond. So, you can see here, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे इसके बारे में, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सोडियम जो है अपना वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लीव आउट करता है, और साथ में उसका जो सेकंड कंबाइनिंग एटम, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्लोरीन लिया हुआ है, तो वो क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में ऐड करता है, मतलब अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से सोडियम के ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और क्लोरीन जो है वो अपने क्लोराइड आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब Cl नेगेटिव आ जाता है। अब दो चार्जेस डेवलप हो गए, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। अब ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों क्या करेंगे? आपस में इंटरेक्शन सेटअप करेंगे, और वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर स्पीशी की फॉर्मेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है जी। होना क्या है? बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिसिपेट करना है, बट यहाँ पे क्या होता है कि जब दो कंबाइनिंग एटम्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है, तो उस केस में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक तरह से, जो शेयरिंग फिनोमेना होता है वो एक तरह से खत्म हो जाता है। वहां पे जस्ट लाइक आप ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर एटम जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो ऑलमोस्ट अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट कर देता है, वैलेंस शेल में से उसका इलेक्ट्रॉन लॉस्ट ही हो जाता है, ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाता है। जैसे अभी आपने देखा सोडियम के केस में पॉजिटिव चार्ज, एक नेट पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि वहां से जो सेकंड मोस्ट, जो उसके साथ जो कंबाइनिंग एटम है जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो एक तरह से उस इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। जैसा कि अभी मैंने कोवलेंट बॉन्ड के दौरान बताया था ना, ये कंसेप्ट हमने आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में करना है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, जिसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जैसे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ता जाता है बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम, इन द सेम मैनर वहां पे क्या होता है कि जो शेयरिंग होती है वो एक तरह से डिक्रीज करती जाती है, और कैप्चरिंग पावर जो है वो इंक्रीज करती जाती है, टेंडेंसी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन, ये कंसेप्ट जो है, ये फिनोमिना जो है वो डोमिनेट करता जाता है वहां पे, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम गोज ऑन इंक्रीजिंग। और एक तरह से आप ये कह सकते हो कि परमानेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं ऑन द स्पीशीज दैट कंबाइन टुगेदर। ये मोस्टली जो आयनिक बॉन्ड होता है ये मोस्टली फॉर्म होता है बिटवीन द एलिमेंट्स या बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट्स। जब ग्रुप 1 एलिमेंट्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं ना, तो उस केस में मोस्टली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आयनिक करैक्टर शो होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। ये एक्सट्रीम केस होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड का, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया।
अनइक्वल शेयरिंग जस्ट मीन्स टू से अनइक्वल शेयरिंग, ठीक है ना। मीन्स सिंपल सी बात है, मान लीजिए आप रेसलिंग की हम बात करते हैं, तो अगर तो दो प्लेयर इक्वल पावर के हैं तो गेम देखने में मजा आएगा, वहां पे एक फाइट होगी, ठीक है। लेकिन अगर वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एक पहलवान है आपका खलीजी ले लो आप लोग, महाबली खली जो है, और दूसरी तरफ आप अपने आप को रख लीजिए, फिर देखिए क्या होगा उस केस में। तो वहां पे अनइक्वल हो गया, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे होता है कि जब दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब पावर्स बहुत ज्यादा डिफर करती है, एक में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, और एक में न्यूक्लियर चार्ज जो है वो, एक में न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है और एक में कम है। इसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लॉस्ट हो जाते हैं, उसके ऑलमोस्ट लॉस्ट। तो इस तरह से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। टग ऑफ वार गेम देखी होगी आपने, टग ऑफ वार, टग ऑफ वार जिसको रस्सा कस्सी बोलते हैं, रस्सा कस्सी, मतलब दो टीम्स होती हैं 7 to 12 प्लेयर्स के आसपास, एक रोप दे दी जाती है उनको और अपनी तरफ खींचना होता है टीम ने, हर एक टीम ने कोशिश करनी होती है कि सेंट्रल पॉइंट से रोप को अपनी तरफ खींचना, मतलब दूसरी टीम जो खींच लेगी वो आपकी विनर टीम होगी। तो वहां पे अगर आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस वहां पे अगर पावर दोनों टीम्स में सेम है, तो उस केस में तो फाइट स्ट्रांग होगी, इजिली लॉस और विन नहीं होगा, वहां पे रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन एक तरफ बेचारी टीम वीक सी है, दूसरी तरफ एक स्ट्रॉन्ग टीम है, तो उस केस में वो इजिली उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, मतलब खींच लेंगे वहां पे, जिसकी वजह से विनिंग हो जाएगी उनकी। तो यहाँ पे भी वही है कि जब ग्रुप 17 एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, जैसे ही उनके इन्फ्लुएंस में एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आता है, जैसे मेटल आ गई, जैसे ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, तो उसी समय क्या होता है कि जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे ग्रुप 17 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो ग्रुप 1 एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को एक तरह से टोटली कैप्चर ही कर लेता है, वो शेयर नहीं करता, वो कैप्चर कर लेता है, जिसकी वजह से वहां पे पोलैरिटी जो है वो, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एग्जिस्ट कर जाते हैं उन दो स्पीशीज, जिनको हम आयंस बोलते हैं, और उन आयंस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस करती है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और आयनिक बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए बस कंडीशंस क्या हो गई आपके पास, ठीक है। यहाँ पे एक एक्सेप्शन रहती है, जैसे अमोनियम आयंस की है, ये 2 नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं अमोनियम आयंस, ये एक्सेप्शन है, इट फॉर्म्स अ कैटायन ऑफ अ नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, यहाँ पे भी आयनिक कंपाउंड, लेकिन ये ओनली एक एक्सेप्शन है जहाँ पे ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है, नॉन मेटालिक एलिमेंट। बाकी मैक्सिमम केसेस में जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो मेटल है, नॉन मेटल में बनता है, लेकिन अमोनिया के केस में जब अमोनियम आयन की बात करते हैं हम लोग, तो ये नॉन मेटालिक और नॉन, जैसे NH4Cl की बात कर रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे दोनों के दोनों नॉन मेटालिक स्पीशीज है, तो ये एक एक्सेप्शन रहती है, अदरवाइज बाकी सभी केसेस में आपकी मेटल आयन और नॉन मेटल आयन ही पार्टिसिपेट करते हैं आयनिक बॉन्ड। सो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, अब बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है वो डिपेंड करेगी कितनी जल्दी जो है आपका कैटायन फॉर्म हो रहा है और हाउ फास्ट द फॉर्मेशन ऑफ एनायन टेक्स प्लेस, that is speed of the formation of positive and negative ions will explain, you can say, the formation of ionic bond, the rate of formation of ionic bond means to say आयनिक बॉन्ड कितनी जल्दी बनेगा वो डिफाइन करेगा कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कितनी स्ट्रांगली, कितनी इनिशियली वहां पे फॉर्म हो रहे हैं, हाउ फास्ट दे गेट्स फॉर्म्ड। सेकेंडली, जब दो डिफरेंट आयंस, मतलब ऑपोजिटली चार्ज आयन जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपको पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस करती है, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाता है एनर्जी लॉस होती जाती है।
यहाँ पे इस केस में जब दो ऑपोजिट चार्ज आयंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो वहां से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास वहां पे जो अरेंजमेंट रहता है वो कहलाता है लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। ये +2 में आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, वहां पे इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई। क्रिस्टल लैटिस और लैटिस सिंपली क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल, रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो रहता है इसके। तो lattice of the crystalline compound, that is arrangement of positive and negative ions in the solid, ये दो मेन फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं, उनकी अरेंजमेंट ऑफ द जो आयंस है और ease of formation of positive and negative ions from the respective neutral atoms, कितनी जल्दी वो बनेंगे, कितनी इजीली वो फॉर्म होंगे कैटायन और एनायन, सेकेंडली और फॉर्म होने के बाद वो किस तरह से अपने आप को अरेंज करेंगे, हाउ क्विकली एज वेल एज हाउ दे अरेंज देमसेल्व्स इन द पर्टिकुलर सिस्टम। दीज आर द टू कंडीशंस ऑन विच द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड। क्लियर? तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन जो है, उसमें क्या होता है, हम लोग करके आए हैं, वहां पे चाहिए होता है आयोनाइजेशन, मींस वहां पे आयोनाइजेशन होनी है, दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस होना है। लेकिन जो नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन है वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है। तो उस केस में मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में ये रहता है फैक्टर कि हाउ क्विकली अ पर्टिकुलर स्पीशीज लॉस्ट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कितनी जल्दी एक पर्टिकुलर स्पीशी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। और दूसरी तरफ हाउ फास्ट अ पर्टिकुलर स्पीशी गेन द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम। अब एक स्पीशी ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, अब दूसरा जो कंबाइनिंग स्पीशी है वो कितनी जल्दी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वहां पे कैप्चर कर रहा है। ये दो इनिशियल कंडीशंस रहती हैं जिनके विद रिस्पेक्ट टू आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की डिपेंडेंस रहती है जिनके ऊपर, और इनको हम फैक्टर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो फैक्टर, मेन फैक्टर्स क्या हुए, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन से फैक्टर्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे फर्स्ट लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग ऑलरेडी करके आए हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, most loosely bounded electron from the valence shell of an isolated gaseous atom, that is known as low ionization, that is ionization enthalpy। तो ionization enthalpy least होनी चाहिए। जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में स्पीशीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्पेशली जो कैटायन फॉर्मिंग स्पीशी है जिसने कैटायन बनाना है, उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बेटा जी वो वेरी वेरी स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि आयोनाइजेशन स्मॉल होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी स्मॉल होगी, तभी वो पर्टिकुलर स्पीशीज जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वहां से, ठीक है जी। और जब तक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होगा तब तक आयन फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब तक आयन नहीं बनेगा आपका बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज वन ऑफ द मेन फैक्टर which you can say explains that how fast a particular formation of ionic bond takes place. So readiness of an atom to lose electron depends upon its ionization enthalpy। क्या होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइसोलेटेड गैसेस एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव आउट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है टू मेक इट पॉजिटिव आयन, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो कंडीशन क्या जनरेट हुई फिर, lesser the ionization enthalpy of atom, greater is the ease of losing the valence electron। फर्स्ट कंडीशन, जितनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी उतना इजी वो पर्टिकुलर स्पीशी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और उतना ही फास्ट वहां पे क्या हो जाएगा, कैटायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस कर जाएगी। सो देयरफॉर आप कह सकते हो इन जनरल that metals which have low ionization enthalpy values have greater tendency to form ionic bonds। और इनमें बेटा आपको पता है
पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लीस्ट आयोनाइजेशन थैलेपीज किन की होती हैं? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट, दैट इज एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये रिलेटिवली लो आयोनाइजेशन थैलेपीज होती हैं। तो मोस्टली जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं, आयनिक कंपाउंड बनते हैं, वो इन्हीं एलिमेंट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। कौन से? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैव व्हिच हैव relatively or comparatively low ionization therapies. This is the first one. Second, ये तो हो गया पहला कंबाइनिंग स्पीशीज जो फॉर्म कर रहा है, जिसने कंबाइन होना है दूसरी। और सेकंड वाला तो दूसरा क्या होना चाहिए? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए उसकी। मीन्स टू से उसमें इलेक्ट्रॉन गेन थैरेपी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। अब बेटा लॉस, जिसने इलेक्ट्रॉन लॉस करना वो तो करके चला गया, वो तो कैटायन बन गया, वहां पे एम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब तक वो जब इस जो इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया है, जब तक उस इलेक्ट्रॉन को कोई कैप्चर नहीं करेगा, तब तक तो बॉन्ड फॉर्मेशन होने से रहा। ठीक है, वहां पे कैटायन तो फॉर्मेशन हो गया, अब एनायन भी बनना है ना। एनायन कैसे बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा कोई स्पीशी। तो उस केस में वहां पे फिर कौन सा जो फैक्टर है वो वर्कआउट करता है? वो होता है हाई इलेक्ट्रॉन गेन थैरेपी, दैट इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। और ये किन की होती है? आपको पता है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स। तो कंडीशन क्या हुई फिर? दैट इज द स्पीशी which have the higher tendency to accept the electron, which have higher electron affinity. और in terms of electron gain therapy आपको पता है क्या होती है? The amount of energy released when an extra electron enters in the valence shell of an isolated gaseous atom to make it an ion, that is known as electron gain therapy। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये electron gain therapy। तो इलेक्ट्रॉन गेन थैरेपी जितनी ज्यादा होगी, ज्यादा मींस हाईली नेगेटिव, जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, नेगेटिव इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वहां पे उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और इतना इजीली आपका एनायन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगा। दैट्स व्हाई तो हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन थैरेपी कॉरस्पॉन्ड टू द इजीएस्ट फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड उतनी जल्दी बनेगा क्योंकि कैटायन तो ऑलरेडी बन चुका है। जितनी जल्दी एनायन फॉर्मेशन होगी उतनी जल्दी आपका बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो जाएगी। इफ द वैल्यू ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन थैरेपी इज हाई, एनायन विल बी फॉर्म्ड इजीली एज वेल एज फास्टली। इजीली भी बनेगा और फास्टली भी बनेगा। देयरफॉर इन जनरल क्या बोलोगे? एलिमेंट्स which have high gain enthalpy values form ionic compounds। याद रखना, हाई गेन एंथैल्पी वैल्यूज मींस हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ये चीज याद रखनी है, नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होनी चाहिए, हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज जिन स्पीशीज की होंगी वो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, एग्जांपल हैलोजन्स एंड ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट्स। स्पेशली ऑक्सीजन ही रहता है, बाकी क्योंकि टॉप टू बॉटम फिर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती जाती है। ये मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं आपके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है जी, और ग्रुप 16 एलिमेंट्स में ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह हो सकता है। ये आपके पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहते हैं क्योंकि ये बेसिक है, फंडामेंटल फैक्टर्स फॉर इसके लिए फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड के लिए। जब दोनों आयंस बन गए फिर थर्ड फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है, आपके पास कैटायन फॉर्मेशन भी होगी, एनायन फॉर्मेशन भी होगी। अब आएगा नेक्स्ट लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी जैसे कि मैंने बोला, ये क्या है लैटिस एंथैल्पी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस व्हेन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। जब दो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयन आपस में अट्रैक्ट होते हैं तो वहां से जो लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस होती है, जो एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस हो रही है, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। और जो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो आपका आयनिक बॉन्ड वो स्टेबलाइज तभी होगा और वो क्विकली तभी फॉर्म करेगा जब वहां पे लैटिस एंथैल्पी जो रहेगी वो हाई रहेगी। दैट इज स्ट्रेंथ, आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड करता है लैटिस एंथैल्पी के ऊपर। हायर द लैटिस एंथैल्पी,
greater will be the strength of the ionic bond. समझ रहे हो? That is electrostatic force of attraction कितना एग्जिस्ट करता है oppositely charged ion. होता क्या है? Formation of crystal results in the release of energy due to strong electrostatic attraction between the ions. The amount of energy released when free ions combine together to form 1 mole of crystal is called lattice enthalpy. इसको U से डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, ये U यहीं तक रखना है क्योंकि आगे जाके जब हम नेक्स्ट थर्मोडायनामिक में जाएंगे तो यह U इंटरनल एनर्जी कहलाती है उस केस में। समझ रहे हो? तो इस तरह से आप लोग इसको एक्सप्लेन करोगे। ये आपके पास 3 रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हायर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी ग्रेटर विल बी द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, जो सम अप करके निकलती है आपके पास ऑब्जर्वेशन जो आती है। ठीक है जी, ऐसा किस लिए होता है ये सारा एक्सप्लेनेशन दी हुई है क्योंकि जब अट्रैक्शन होती है, जो भी आपके पास जो प्रोसेस है जहां पे अट्रैक्शन फिनोमिना जो है वो टेक्स प्लेस कर रहा है, जहां पे दो स्पीशीज आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो ऑलवेज जो आती है आपके पास एक तरह से एक्सोथर्मिक रहती है, मतलब अमाउंट ऑफ हीट या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उस केस में। लेकिन आयोनाइजेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस रहती है, वहां पे एनर्जी गेन होती है आयोनाइजेशन के केस में, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन को हमने डिटैच करना होता है, तोड़ना होता है, रिमूव आउट करना है बैलेंस में। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोसेस एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, एंडोथर्मिक भी हो सकती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होती है। ठीक है, जहां पे वैलेंस शेल में नोबल गैस कोर कॉन्फ़िगरेशन नहीं है उस केस में तो एक्सोथर्मिक रहेगी, लेकिन जहां पे नोबल गैस कोर बनी हुई है ऑलरेडी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, जो ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी होती है वहां पे वो एंडोथर्मिक हो जाती है, जहां जैसे फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस के केस में इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी पॉजिटिव रहती है। लैटिस एंथैल्पी ओवरऑल आपके पास एक्सोथर्मिक रहती है क्योंकि वहां पे रिलीज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस होता है। नाउ अगर इन तीनों फैक्टर्स को नेट में लेकर चलें, release of energy, the ionic bond will be formed. Thus, in accordance with the general observation that only those processes occur in which there is decrease in energy. यहाँ पे एक फिनोमेना टेक्स प्लेस करता है जो हम कॉमनली डिस्कस करते हैं कि कोई भी प्रोसेस तभी टेक्स प्लेस होगी जब वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस होगा, दैट इज एनर्जी लीड्स टू स्टेबिलिटी। सिंपल सी बात है, जब तक आपकी बॉडी में एनर्जी होती है आप एक्टिव रहते हो, बड़ी कॉमन सी ये मतलब फैक्टर है ये। जब तक हमारा पेट भरा हुआ है, ठीक है, जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी, हम एक्टिव रहते हैं, अपना काम फास्टली करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें भूख लगती जाती है, ठीक है, हमारी एनर्जी सप्लाई बंद होती जाती है, वैसे वैसे हम क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से जिसको हम बोलते हैं थकावट आनी स्टार्ट हो जाती है, हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, तो वो क्या हो रहा है, बॉडी स्टेबलाइज हो रही है उस केस में। लॉस ऑफ एनर्जी हो गया, आपने सुबह की 2 चपातियां खाई हुई है, बाकी रात सारा दिन कुछ नहीं खाया, तो शाम को 4 to 5 o'clock के आसपास जाते जाते हाल बेहाल हो जाएंगे वहां पे। उस केस में आपकी बॉडी चाहकर भी नहीं बोलेगी कि काम करो, वो बोलेगी रेस्ट कर ले यार, बैठ जा आराम से। इस तरह से बेटा होता है, मतलब एनर्जी लीड्स टू स्टेबिलिटी, लेसर द एनर्जी ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ये फॉर्मेशन ऑफ NaCl स्पीशी है। सोडियम गैसियस स्पीशी होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करने कौन सी एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए 495.8 किलो जूल। क्लोरीन जो है, क्लोरीन स्पीशी है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बनाना है, ठीक है, वहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -348.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। जब Na पॉजिटिव भी बन गया एंड Cl नेगेटिव बन गया और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करना है यहाँ पे, तो उस केस में NaCl यहाँ पे कौन सी होगी, लैटिस एंथैल्पी -788 किलो जूल पर मोल एनर्जी लॉस होती है, एक्सप्रेस हो जाती है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बना क्योंकि the energy released in step 2 and step 3 is more than the energy required in step 1. कंपेयर करोगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड 495 है, लेकिन एनर्जी लॉस दोनों स्टेप्स में हाई हो रही है। ठीक है जी, तो मैं कैलकुलेटेड फ्रॉम द अबव स्टेप्स 640.9 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड एंड देयरफॉर NaCl इज फॉर्म्ड।
इसलिए वो फॉर्म बन रहा है। अगर ये एनर्जी इतनी नहीं होती तो कंपाउंड फॉर्म नहीं होना था वहां पे। अगर जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है उससे कम एनर्जी अगर प्रोड्यूस होती तो कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होना था वहां, स्टेबिलिटी अराइज नहीं होनी। आप कह सकते हो कि लैटिस एंथैल्पी इज एबल टू प्रोवाइड अस विद क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड and simply by achieving octet of electron around the ionic species in the gaseous state does not give full idea about stability। मतलब सिर्फ ये कह देना कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए जी, वो स्टेबलाइज हो गया, यहाँ पे ये केस सेटिस्फाइडेबल नहीं रहता, सेटिस्फैक्टरी नहीं। यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट डोमिनेटिंग फैक्टर है वो है एनर्जेटिक कंडीशंस। अगर एनर्जेटिक कंडीशंस रिस्पॉन्ड करती हैं, सपोर्ट करती हैं तो आपका कंपाउंड बनेगा, अगर नहीं करती हैं तो नहीं बनेगा। तो आप इस तरह से आप ये 4 पॉइंट्स के फॉर्म में इसको, अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या 1 में आता है, तो आप ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे कंडीशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। The ionization enthalpy should be low, electron gain enthalpy should be highly negative, lattice enthalpy should be high, and lattice enthalpy of ionic crystal means to say should be high होनी चाहिए उसके। ये 3 फैक्टर्स आप लोग यहाँ पे डिफाइन जो है वो कर सकते हो 1 मार्क के लिए, ये रहता है। तो बाकी ये सारी एक्सप्लेनेशन ही है, ठीक है। लैटिस एंथैल्पी वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड, इट्स कांस्टिट्यूएंट्स इन द गैसियस स्टेट, ये सारी एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। ये जो अभी हमने डिस्कस किया ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे कहाँ पे नेगेटिव आनी है, कहाँ पे पॉजिटिव आनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है सारे, इसको आपने अच्छी तरह से डिस्कस कर लेना है। अब लैटिस एंथैल्पी फर्दर किन टॉपिक के ऊपर, किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो आगे आ जाता है। फिर जैसे साइज ऑफ आयंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितना लेस होगा, साइज ऑफ द आयंस आल्सो स्मॉल होगा, तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएंगी। उस केस में लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली ज्यादा हो जाएगी उस केस में। जैसे पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड की बात की हुई है यहाँ पे दोनों के केस। इसी तरह चार्ज ऑफ आयन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है। हायर द चार्ज ग्रेटर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स, हायर द चार्ज ग्रेटर इज द अट्रैक्शन। जितना ज्यादा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, उतनी ज्यादा अट्रैक्शन सेटअप करेगी वहां पे, और उस केस में आपके पास आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस उतनी जल्दी टेक्स प्लेस करेगा, फास्टली टेक्स प्लेस करेगा। तो इस तरह से आप लोग इसको एलैबोरेट करोगे, ठीक है। ये सारी एक्सप्लेनेशन बेटर दी हुई है, इसको एक बार दोबारा से पढ़, जो हमने डिस्कस किया वही है सारे का सारा, ठीक है। बाकी जनरल प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की, अब स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, तो फिजिकल स्टेट क्या रहती है, सॉलिड फॉर्म में रहती है। और आयनिक कंपाउंड रहते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आपको पता है ना, सॉलिड 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, एक क्रिस्टलाइन होते हैं, एक अमॉर्फस होते हैं। तो आयनिक होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ये NaCl की स्ट्रक्चर है आपकी बेटा, क्लोज पैकिंग रहती है इस तरह से। द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन प्रेजेंट एज द नियरेस्ट नेबरिंग अराउंड ऑफ आयन इज कॉल्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहेगा यहाँ, जिसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ स्फीयर्स अराउंड अ पर्टिकुलर स्फीयर। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस सराउंडेड बाय अ पर्टिकुलर आयन, एक पर्टिकुलर आयन के इर्द गिर्द कितने आयंस प्रेजेंट है वो आपके पास रहता है, क्या रहता है, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर, दिस इज द केस। इसी तरह NaCl आयन में यहाँ पे 6 रहता है आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है, 6:6 रहती है, ओवरऑल 1:1 में कन्वर्ट हो जाता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो हाई रहते हैं, वो तो अंडरस्टूड ही है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, वहां पे हाई हो रहेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए उस केस में। दिस इज द केस। सोल्युबिलिटी की बात करें तो लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी होती है बेटा हमारे पास, लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी, मतलब जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही, जो पोलर सब्सटेंस होते हैं वो पोलर सब्सटेंसेस में, पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट है, ये हम लोग लेटर ऑन इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। तो वाटर सोल्यूबल होते हैं यहाँ पे, तो आप यही समझो कि सोल्यूबल जो आयनिक कंपाउंड होते हैं दे आर वाटर सोल्यूबल इन, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, सिंपल सी बात। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दे आर
they are in the strong interaction with each other, क्योंकि सॉलिड स्टेट में दोनों के दोनों ऑपोजिटली चार्ज आयन होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली इंटरेक्ट रहते हैं। मूवमेंट ऑफ आयंस मींस आयन एग्जिस्ट ही नहीं करते, आप ये कह सकते हो सॉलिड स्टेट में। लेकिन जैसे ही उनका एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, वहां पे उनकी आयनाइजेशन हो जाती है। मतलब सोडियम, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें, जैसे ही आप उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो वहां पे वो आयंस की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। सोडियम क्लोराइड आयंस की फॉर्म में डिकम्पोज कर जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो वहां पे वो आयंस मूवमेंट करते हैं और उस मूवमेंट की वजह से वहां पे कंडक्टिविटी टेक्स प्लेस कर जाती है। तो मतलब जो आयनिक कंपाउंड की कंडक्टिविटी होती है वो आयनिक कंडक्टिविटी कहलाती है। दैट इज कंडक्शन जो होती है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ आयंस, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी नहीं होती यहाँ पे होती है आयनिक कंडक्टिविटी। मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से कंडक्टिविटी टेक्स प्लेस होती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम करेंगे। बाकी जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं इनमें जो केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस करती हैं वो सारी की सारी आयनिक रिएक्शंस जो है बेटा वो टेक्स प्लेस करती है। तो इस तरह से आपका ये आयनिक बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक बॉन्ड, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड जो है वो डिस्कस करते हैं, एंड अबाउट लैटिस एंथैल्पी। इसको बेटा एक बार टोटली गेट थ्रू कर लेना है, थॉरोली पढ़ लेना है, इसको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होएगी देन यू कैन आस्क।